ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन की जंग पर रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बयान आया है, जिससे परमाणु हमले पर रूस की नीति से जुड़े अहम संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि जंग में रूस की सेना परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगी। पहले माना जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है, लेकिन अब पता चला है कि परमाणु हमले के प्लान को फिलहाल टाल दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने शी जिनपिंग की एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है, और यह साजिश है अंतरिक्ष की जंग यानी स्पेस वॉर की, जिसका पर्दाफाश होने के बाद अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा है कि टकराव बढ़ने पर कहीं चीन उस पर सीधे अंतरिक्ष से ही वार न कर दे। और चीन के इसी सीक्रेट प्लान को लेकर अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने अपनी 80 पेज की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार करने में जुटा है जिनकी मदद से वो अमेरिका के सैटेलाइटों को तबाह कर सकता है, और ऐसा होने पर युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना के लिए गाइडेड हथियारों को लॉन्च करना और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। अंतरिक्ष में रूस और चीन गुपचुप तरीके से एक नए गठजोड़ की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ये दोनों देश इसे अपनी तकनीकी मजबूत करने का मामला बता रहे हैं, लेकिन असल में ये दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन अंतरिक्ष में तैनाती के लिए ऐसे जैमर भी तैयार कर रहा है जो वहीं से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी रडार सिस्टम को ठप कर देंगे, जिसके बाद दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसे भी स्पेस वॉर की तैयारियों को लेकर शी जिनपिंग के गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए चीन ने रूस के साथ हाथ मिला लिया है, और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइटों की मौजूदगी 200% तक बढ़ा दी। यही नहीं, जंग के हालात में तुरंत मोर्चा संभालने के लिए शी जिनपिंग ने चीन के सभी अंतरिक्ष अभियानों का कंट्रोल अब वहां की सेना के हवाले कर दिया है, और अब चीन में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर उसके स्पेस सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के दूतावास में फायरिंग हो गई, जिसमें पेरू के खुफिया विभाग के 2 अधिकारी घायल हो गए। उनके अलावा इस हमले में एक आम आदमी को भी गोली लगी, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वॉशिंगटन डीसी में यह हमला पेरू दूतावास के अंदर हुआ या बाहर। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में फायरिंग हुई थी। इजराइल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इससे पहले गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए और इजराइल ने इसके पीछे हमास का हाथ बताया, जिसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में कई हवाई हमले कर दिए। और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रात के अंधेरे में जबरदस्त धमाके होते नजर आए। इसके बाद वहां की कई इमारतें आग की लपटों में घिर गई और वो इलाका आग के शोलों से धधक उठा। इजराइल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले गाजा पट्टी की तरफ से हवाई हमले किए गए थे। बताया गया कि कुछ दिन पहले इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजराइल के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद से ही चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच तनाव था। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने अपनी नई मिसाइल सियोंगशेंग का परीक्षण किया। दावा है कि यह मिसाइल चीन के कई शहरों तक निशाना लगा सकती है, यानी चीन के कई शहर इस मिसाइल की जद में आ सकते हैं। दावा है कि ताइवान की सियोंगशेंग मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1200 किलोमीटर तक है, जिसका मतलब है कि चीन के वुहान समेत शांडोंग प्रांत तक इससे हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का परीक्षण ताइवान ने ऐसे वक्त में किया जब चीन उस पर हमला करने की धमकियां दे रहा है। यही वजह है कि ताइवान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खबर है कि ताइवान 2025 तक ऐसी 100 मिसाइलों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर लेगा। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच चीन और ताइवान की जंग का मोर्चा भी लगभग तैयार है। चीन ने ताइवान पर कब्जे का एक खतरनाक प्लान बनाया है, ऐसा प्लान जिसकी भनक ताइवान को भी लग चुकी है। इसीलिए ताइवान को जंग की तैयारी कमजोर लगने लगी है। खबर है कि ताइवान ने अमेरिका से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए संपर्क किया है। ताइवान की नजर है अमेरिका के खास जंगी जहाज पर, एक ऐसा जंगी जहाज जो कहने को तो अमेरिका की नौसेना से डीकमीशन किया जा चुका है, मतलब नौसेना से हटाया जा चुका है, लेकिन उसमें अभी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का दम बाकी है। नाम है USS इंडिपेंडेंस।
ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश में लगा है। पूरी तरह समुद्र से घिरा ताइवान जानता है कि चीन की नौसेना से टकराना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो अमेरिका से यूएसएस इंडिपेंडेंस लेने की तैयारी में है। अमेरिका के लिए ये जहाज अब किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ताइवान की नौसेना के पास ये पहुंच गया तो ताइवान के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का वो खतरनाक प्लान, जिसकी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि चीन की नजर ताइवान के एयर डिफेंस को तबाह करने की है, जिसके बाद चीन के लिए ताइवान की सीमाओं को घेरना बेहद आसान हो जाएगा। ताइवान की फौज के पास अब तक कोई बहुत बड़ा जंगी जहाज नहीं है। हालांकि छोटे जहाजों और हाईटेक नावों की गिनती उसके पास हजारों में है, लेकिन चीन की नौसेना का मुकाबला करने के लिए ये काफी नहीं है। खबर है कि चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस को ढेर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन अपनी समुद्री सीमा से ही मिसाइल दाग सकता है। एक मिसाइल के चलते ही ताइवान के एयर डिफेंस और एयर बेस पर चीन का कब्जा हो जाएगा। ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें चीन के इस प्लान का जिक्र है। ताइवान की नौसेना से अगर उसका एयरबेस छिन गया तो वो पूरी तरह लाचार हो जाएगी। इसीलिए ताइवान की उम्मीदें अब यूएसएस इंडिपेंडेंस पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस जंगी जहाज पर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ढेर कर सके। उधर पुतिन इतनी बर्बादी के बाद भी रुकते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी बेहद ताकतवर साटर्न 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके एक बार फिर अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी है। सामने आए वीडियो में रूस में बर्फ से घिरे एक इलाके में साटर्न 2 मिसाइल लॉन्च होती नजर आई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि रूस की ये मिसाइल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ताकतवर बम से लैस है। ताइवान में चीन के हमले की खबर चलने से हड़कंप मच गया। ये खबर वहां के एक न्यूज चैनल पर दिखाई गई कि चीन ने राजधानी ताइपे के कई इलाकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तो पूरे ताइवान में डर का माहौल बन गया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन ने ताइवान पर नजरें गड़ा दी, यानी वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इन हालात में जैसे ही ये खबर वहां के न्यूज चैनल पर दिखाई गई, लोगों में दहशत फैल गई। असल में ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। कहा जाता है कि शी जिनपिंग के पास ताइवान जीतने का एक प्लान भी तैयार है। अक्सर चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन भी करते हैं। इसीलिए जब एक न्यूज चैनल पर ताइवान पर हमले की खबर चली तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि खबर यह भी दी गई कि चीन ने ताइपे में गाइडेड मिसाइलें दागी हैं, जिन्होंने ताइपे बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर चीनी सेना ने बमबारी भी की, जिससे जोरदार धमाके हुए और कई इमारतों में आग लग गई। हालांकि बाद में पता चला कि यह खबर सरासर झूठी थी और इसके लिए ताइवान के उस न्यूज चैनल ने कुछ ही देर बाद माफी भी मांग ली। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर हुई डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनके मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए मास्क पहनने को जरूरी किया जा सकता है, जबकि मास्क नहीं पहनने वालों पर यानी इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खबर है कि जल्द ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार इन पाबंदियों को लेकर आदेश जारी कर सकती है। यही नहीं, डीडीएमए की इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और टेस्ट बढ़ाने की भी सिफारिश की गई। हालांकि इस बैठक में स्कूलों को बंद करने पर किसी तरह का फैसला नहीं हो सका, मतलब बच्चों को फिलहाल स्कूल जाना होगा, लेकिन खबर है कि जल्द ही स्कूलों के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर अलग से नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीतू चौधरी मयूर विहार में बीजेपी के जिला मंत्री थे। बुधवार को रात करीब 8 बजे जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया और फरार हो गए। घायल बीजेपी नेता को फौरन नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। ये जो घटना आज हुई है मयूर विहार फेज 3 के अंदर, उससे पूरा क्षेत्र पूरी दहशत में भी है और जिनको हत्या करी है भाजपा मयूर विहार जिला के मंत्री भी हैं वो,
और बहुत ही कुशल व्यवहार उन लोगों का है। सभी लोगों के साथ मिलना उठना, मंदिर में आना जाना, हर तरह से। हमारे मंदिर जो बड़ा है वो भी गुरुजी भी यहाँ आकर के गए, हर्षवर्धन जी भी आकर के गए हैं, अध्यक्ष जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी भी आए हैं, मेयर साहब भी आए हैं। चीन के लिए उसके दोस्त ही उसकी मुसीबतों की वजह बन गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ श्रीलंका, दोनों मुल्कों में मची उथल पुथल सबसे ज्यादा चीन की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों ही देशों से चीन ने लाखों करोड़ की कमाई के ख्वाब बुने थे। लेकिन पाकिस्तान में सरकार पलट गई और श्रीलंका में सरकार से लोगों का मोहभंग हो गया। जिस इमरान खान को शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में चीन के एजेंट की तरह इस्तेमाल किया, उनकी कुर्सी खिसक गई। इमरान खान से ज्यादा टेंशन में शी जिनपिंग है, जिनका CPEC प्रोजेक्ट का भारी भरकम निवेश खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था के 1/3 के बराबर कीमत है CPEC प्रोजेक्ट की। लेकिन अब नई सरकार को नए तरीके से संभालने के लिए चीन को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ श्रीलंका है, जहां की सरकार को चीन ने खूबसूरत सपने दिखाए और फिर कर्ज के जाल में फंसा दिया। वहां तो हालत इतनी खराब है कि लोग राष्ट्रपति के पूरे परिवार के इस्तीफे पर अड़े हैं, जबकि वही परिवार वहां चीन के लिए रास्ता बनाने के काम में लगा था। दूसरी तरफ रूस और चीन के रिश्ते भी शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वजह है रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध। खबर है कि रूस और चीन के कारोबारी रिश्तों में ये प्रतिबंध मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। चीन के लिए ये हालात आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले हैं। वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, रूस से दोस्ती निभाने के चक्कर में वो प्रोजेक्ट भी फंसता दिख रहा है। क्योंकि खबर है कि यूरोप के देशों की नजर अब रूस के दोस्तों पर भी है। इनमें सबसे बड़ा नाम है चीन का। चीन पर दबाव बनाने के लिए चीन के इस प्रोजेक्ट पर यूरोप का हथौड़ा पड़ सकता है, जो कि शी जिनपिंग की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। $800 बिलियन का BRI प्रोजेक्ट यूरोप के एक हथौड़े की वजह से फंसने की नौबत है। रुपयों में यह रकम 60,000 करोड़ से भी बड़ी है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन को सड़क और रेल के जरिए यूरोप तक जोड़ने की योजना है। चीन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वो कारोबार के लिए पूरे यूरोप को चीन पर निर्भर बना सकता है। ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन अब इस प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करने का मन बना रही है। बीते 8 साल से भड़के हुए यमन युद्ध में जबरदस्त क्लाइमैक्स आता दिख रहा है। खबर है कि यमन का पड़ोसी सऊदी अरब जंग से तौबा करने की तैयारी में है और इसके लिए उसने यमन के उन राष्ट्रपति पर ही इस्तीफा देने का दबाव बनाया था जिनकी सरकार के लिए वो यमन के हूथी लड़ाकों से 2015 से लड़ रहा है। यमन के राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं और दावा है कि उसके बाद से ही वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने घर में नजरबंद है। ये सनसनीखेज दावा अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें यह तक लिखा गया कि इस महीने की शुरुआत में यमन के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों ने उन्हें यह धमकी तक दी थी कि उनके पास हादी के किए भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि अगर दुनिया के सामने आ गए तो हादी को फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो अपना पद छोड़ दें, नहीं तो सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए जाएंगे। 7 अप्रैल को अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए माना जा रहा है कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था। सऊदी अरब और यमन के अधिकारियों के हवाले से छापी अपनी रिपोर्ट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा भी किया कि कुर्सी छोड़ने के बाद से ही सऊदी अरब ने हादी को रियाद में उनके घर में कैद किया हुआ है। यहाँ तक कि उनसे उनका फोन तक छीन लिया गया है। यहाँ तक कि कुछ गिने चुने लोग ही हादी से मिल सकते हैं, वो भी जब सऊदी अरब इजाजत दे। ये दावे बहुत बड़े हैं और यमन के युद्ध में एक अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब अपनी और ताकत यमन में नहीं लगाना चाहता। ऐसा मानने की वजह यह है कि रमजान का महीना शुरू होते ही 2 अप्रैल से यमन में 2 महीने के युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, यानी सीज फायर से शांति बहाल हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद 7 अप्रैल को यमन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने अपने अधिकार 8 सदस्यों वाली एक ऐसी प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सौंप दिए जो कि यमन के हूथी विद्रोहियों से जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने पर बात करेगी। उस जंग को खत्म करने के लिए जो कि 2014 से चल रही है। बीते 8 साल से यमन ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों और यमन की सुन्नी सरकार के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। जंग की वजह से ही हादी को सऊदी अरब ने अपने यहां पनाह दी और उनकी सरकार को यमन में बहाल करने के लिए 2015 में जंग में कूद गया। सऊदी अरब ने UAE समेत 8 अरब देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और यमन में हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन वक्त बीतने के साथ जंग बढ़ती चली गई और हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अंदर ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इसलिए हादी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि उन्हें हटाकर सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों को शांत करने की कोशिश की ताकि यमन की लड़ाई से निकला जा सके।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने हाथ में तिरंगा और वेलकम टू इंडिया की होर्डिंग लेकर ब्रिटिश पीएम का